तो दोस्तों, आज गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपको हमारी मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को सीसीएस पेंशन रूल्स के बारे में बताऊंगा। सीसीएस पेंशन रूल्स का पुराना नाम 1972 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1972 में ये लागू हुआ था। सीसीएस पेंशन रूल 1972। आप यदि देखेंगे तो अभी इस रूल का नाम अपडेट हो गया है और इस रूल का नाम अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 है। आपको मैं बता दूं कि रूल 1 में हर रूल का एक ही क्लॉज होता है। उसमें लिखा होता है कि इस रूल का नाम क्या होगा और यह कब से लागू होगा, कब से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, सॉरी, और किस पे अप्लीकेबल होगा। इम्प्लीमेंटेशन और अप्लीकेबिलिटी दोनों रहता है और रूल का नाम होता है। तो ये सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है, ये जब से ये पब्लिश हुआ गजट में तब से लागू होगा। और ये एप्लीकेबिलिटी किस पर है, तो मैं बता दूं कि पेंशन रूल्स आप लोग जानते हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम जो है वह 1/1/2004 से लागू हुआ। नया पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम नाम था पहले, बाद में इसका नाम न्यू पेंशन सिस्टम किया गया। तो आप ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका जो कि यूनियन अफेयर्स के साथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम में अपॉइंट हुए हैं। और वो कब हुए हैं, तो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले। दूसरा है कि इसमें जो डिफेंस के सिविल एम्प्लॉइज होते हैं, डिफेंस के सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी, उस पे भी ये रूल अप्लीकेबल है। तो ये दोनों तरह के होते हैं। इसमें लिखा हुआ विच आर बॉर्न ऑन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट। तो मतलब ये जो इनके जो खर्च हैं, जो भी है वो पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट से होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 31 दिसंबर 2003 से पहले अपॉइंट हुए। इसमें कुछ अप्लीकेबिलिटी में कुछ क्लॉज है जो बाद में आया था। उसमें ये था कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले वाले वैकेंसी के आधार पर एग्जाम दिया था, या उसका ट्रेनिंग 31 दिसंबर 2003 से पहले जो है स्टार्ट हो गया था, जो कि मतलब ट्रेनिंग जरूरी है उसके लिए। मीन्स कहने का मतलब किसी भी तरीके से यदि किसी उसका यदि भर्ती रिक्रूटमेंट यदि कंप्लीट हो गया था और उसे मतलब उसका वैकेंसी था या रिक्रूटमेंट हो गया था, ये बाद में मतलब अ, इस तरह का जो है ओएम इशू हुआ। और वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 2003 से जिसके से पहले के वैकेंसी के भर्ती हुए हैं, या 2003 के पहले जो है जिनका ट्रेनिंग पूरा हो गया था, तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ये पेंशन रूल के अंदर आ गए। तो ये कट ऑफ डेट आप याद रख लीजिए, 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले। मतलब इससे पहले के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका ट्रेनिंग पूरा हो गया था, जिसका एग्जाम कंप्लीट हो गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था, तो इस तरह के मतलब बहुत सारे क्लॉज हैं, उन पे भी ये लागू होता है। या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जो 2003 से पहले जो है पेंशनेबल सर्विस में थे, और बाद में जो है, नहीं, पहले से सर्विस में थे और बाद में टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जो है नई नौकरी ज्वाइन की, नई मीन्स थ्रू प्रॉपर चैनल उसने अप्लाई किया और सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आ गए, या स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में आए। तो इन सब पे जो है कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट में थे और स्टेट गवर्नमेंट में वो पेंशनेबल सर्विस में थे और बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, 2003 के बाद आए, तो उस पे भी ये सीसीएस पेंशन रूल अप्लीकेबल होगा। तो ये बहुत सारे क्लॉज हैं। अब है कि किस तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे ये
अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये रेलवे सर्वेंट पे नहीं होगा। रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग रूल होता है। कैजुअल और डेली रेटेड एम्प्लॉय के लिए नहीं होगा। कंटिजेंसीज से जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कंटिजेंसीज में बताया कि मतलब हर डिपार्टमेंट में एक कंटिजेंसी फंड होता है, जो कंटिजेंसी लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जिसमें सीक्रेट मिशन होते हैं या और भी ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि इमरजेंट सिचुएशन में किया जाता है। मीन्स कंटिजेंसीज से जो पेमेंट की जाती है जिस एम्प्लॉय को, वो नाम से ही पता चलता है उसको मतलब नॉर्मल वे में इस नॉर्मल काम के लिए गवर्नमेंट के काम नॉर्मल वर्क के लिए इसको डे टू डे वर्क के लिए इसको अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। ऐसे एम्प्लॉय को कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में अपॉइंट किए जाते हैं। इंटेलिजेंस में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वहाँ तो इमरजेंसी सिचुएशंस होता है और वहाँ पे कंटिजेंसीज से पे किए जाते हैं। कुछ प्राइवेट मिशन, सीक्रेट मिशन होते हैं जिसके बारे में सबको नहीं बताया जाता है और रिक्रूट नहीं किए जाते हैं बाहर से। तो ऐसे एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये पार्ट टाइम होते हैं, कम समय के लिए होते हैं। और आपको पता है पेंशन के लिए 10 साल का सर्विस होना चाहिए मिनिमम, क्वालिफाइंग सर्विस। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सीपीएफ से कवर होते हैं, सीपीएफ के बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसको भी ये रूल अप्लाई करना। ऑल इंडिया सर्विस वाले के लिए नहीं होता है। आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। आईएफएस का मतलब यहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से है। फिर है कि पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विसेज इन डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर एंड अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। तो इंडिया के जो एम्बेसीज है बाहर, जिस भी नाम से जाना जाता हो, एम्बेसी या कॉन्सुलर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्सुलेट, तो उसमें मतलब बड़े एम्बेसीज होते हैं, छोटे छोटे भी ऑफिस होते हैं देश में। कुछ जैसे इंडिया में ही बड़े बड़े देशों के जो है अलग अलग शहर में भी एम्बेसीज हैं। कुछ के दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, बड़े बड़े देश के। तो इस तरह से जो लोकली रिक्रूट होते हैं इन एम्बेसीज में, इंडिया के एम्बेसीज में, विदेशों में, तो उनके लिए भी रूल अप्लीकेबल नहीं होता। लोकली रिक्रूट मतलब कुछ जैसे ड्राइवर है, कुछ इस तरह के एम्प्लॉइज हैं, माली है, तो छोटे छोटे काम के लिए, या और भी कुछ इस तरह के होते हैं, तो इन पे अप्लीकेबल नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए भी ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, उनका मतलब कम समय के लिए होता है या ज्यादा समय के लिए होता है, 3 साल 4 साल के लिए। लेकिन यदि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा है तो एक्सेप्ट, यदि नहीं लिखा हुआ है इस तरह का तो उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर है कि कुछ लोग जो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से रेगुलेट होते हैं, उसका टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसमें लिखा होता है उनका टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, तो अकॉर्डिंगली उस पर ये अप्लीकेबल होता है। जैसे कि आपको पता है कि एमपीज, एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके लिए पेंशन रूल्स है, तो ये इसी क्लॉज के अंदर आते हैं। कुछ जज हैं या इस तरह के जुडिशियल सर्विस में लोग हैं, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में यदि लिखा हुआ है ये रूल अप्लीकेबल होगा तो उस कंडीशन में होता है, अदरवाइज नहीं। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है जो मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि इनिशियली 31 दिसंबर 2003 के पहले या 31 दिसंबर 2003 को अपॉइंट हुआ हो, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें कि मतलब अदर देन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 लागू जिसमें है, मतलब जिसमें ये रूल लागू नहीं है, पेंशन रूल्स लागू नहीं है,
उसके लिए क्या है? या ऐसे स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज, उसके लिए ये रूल लागू नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है कि ये रूल, तो ये रूल मतलब 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले लागू हुआ, जिसमें हाँ मतलब 2003 से पहले अपॉइंट हुआ हो, लेकिन वहां पे ये रूल लागू नहीं हो, पेंशन या पेंशन रूल लागू ना हो कि कुछ अलग हो, तो उसके लिए जो है ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स वाले हैं, जैसे सीसीएस में भी, सॉरी सीसीएस स्कीम में भी अभी आ गया है, या ऑटोनोमस। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी जो है सेंट्रल या स्टेट के, उसमें कुछ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन वाले भी हैं जो सीसीएस पेंशन रूल के सिमिलर स्कीम है, तो उसके लिए ये रूल लागू होगा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि 31 दिसंबर 2003 के बाद हुआ हो, बाद उसका अपॉइंटमेंट हुआ हो सिविल पोस्ट पे, तो लेकिन गवर्नमेंट ने जो है कोई स्पेसिफिक ऑर्डर देके, जनरल ऑर्डर देके जो है उस उसको कवर कर लिया हो, उसको पेंशन रूल से कवर कर दिया हो, तो उस पे भी ये लागू होगा। जो मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ओएम इशू किया, उसमें ये अ, बताया कि जो एम्प्लॉय 2003 31 दिसंबर 2003 से पहले जिसका ट्रेनिंग पूरा हो गया हो, या जिसकी वैकेंसी पब्लिश हुई थी 2003 से पहले, या जिसने मतलब ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर लिया हो, या जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका हो, तो ये सब क्लाउज, इन सब क्लाउज वाले का पर ये पेंशन रूल लागू हो गया। अब कुछ डिफिनेशंस है, हर रूल्स में अपना कुछ डिफिनेशंस होता है और उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, तो ये डिफिनेशंस मैं आपको बता दूं। अकाउंट ऑफिसर का डिफिनेशन क्या है? अकाउंट ऑफिसर का मतलब होता है कि कोई भी ऑफिसर जिसको डेजिग्नेट किया गया हो, ऑफिशियल डेजिग्नेशन उसका कुछ भी हो, लेकिन वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का अकाउंट मेंटेन करता हो, या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के जो है वो काम के लिए जो है, मतलब काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी जो है मतलब मेंटेनिंग द अकाउंट और पार्ट्स ऑफ अकाउंट, सेंट्रल या यूनियन टेरिटरी के अकाउंट या पार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, तो वो अकाउंट ऑफिसर होता है। अकाउंट ऑफिसर हर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में होता है। अब भविष्य क्या होता है? भविष्य के बारे में आप लोगों को पता है, भविष्य एक पोर्टल है। भविष्य पोर्टल से जो है आजकल जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो भविष्य पोर्टल पे ही जो है के माध्यम से ही दिया जाता है। भविष्य पोर्टल पे ही अप्लाई किया जाता है पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। ये पोर्टल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मीन्स इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर करने वाले हैं उसी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, अपना डिटेल्स फिलअप करते हैं, और वो डायरेक्टली सबमिट होता है हेड ऑफ ऑफिस को, और हेड ऑफ ऑफिस फिर प्रोसेस करता है भविष्य पोर्टल पे, और उससे वो जाता है पीओ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर कर रहा है उससे जाता है डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ ऑफिस, और फिर इससे जाता है पीओ को, पे एंड अकाउंट ऑफिस। और इसमें क्या होता है कि हमेशा जो है हेड ऑफ ऑफिस को और गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है मैसेज मिलते रहता है कि उसका काम कहाँ तक आगे बढ़ा है, और एक टाइमलाइन भी तय होता है। तो टाइमलाइन तय होने की वजह से जो है एक एसएमएस आते रहता है कि इस टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, आपका नहीं हुआ है। मीन्स ये है कि रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही जो है वो रिटायरमेंट पेंशन का काम जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए।
जैसे सर्विस बुक का वेरिफिकेशन है, तो ये पोर्टल जो है, भविष्य पोर्टल जो है, काफी इसमें इंडिकेट करते रहता है, मैसेज भेजते रहता है कि दिस इज पेंडिंग, ये इस मतलब इसका टाइम लिमिट इस तारीख तक था, आपने नहीं किया। तो ये भविष्य पोर्टल काफी मददगार है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब एक नया फॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिस फॉर्म से जो है मतलब उसी फॉर्म को भरना है, बाकी अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। पहले फिजिकल भरना होता था, अब ऑनलाइन भविष्य होने से बहुत, तो ये भविष्य एक पोर्टल है। एचओडी का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का वही मतलब है जो डीएफपीआर में, मींस डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल 1972 में, रूल 14 में डेजिग्नेट किया गया है। गजेटेड ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया जाता है, या कोई और पर्सन, ठीक है, एंड इंक्लूड सच अदर ऑथोरिटी पर्सन whom the commitment will be made by order specified head of office। एचओडी नहीं, दिस इज हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस, एचओओ। जो मैंने यहाँ बताया कि एचओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अ, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मतलब डीएफपीआर के कौन से रूल में अपॉइंट किए गए जाते हैं, ये आप बताएंगे, आप लोगों के लिए प्रश्न। ये हेड ऑफ ऑफिस है, जो रूल 14 में होता है डीएफपीआर के। अब है कि पेंशन में क्या इंक्लूड होता है? पेंशन में इंक्लूड होता है, पेंशन का डेफिनेशन है कि इसमें ग्रेच्युटी इंक्लूड होता है, except when the term pension is used in contradiction to gratuity but does not include dearness allowance। मीन्स पेंशन जब भी हम कहते हैं तो पेंशन में ग्रेच्युटी इंक्लूड होता है, लेकिन तब नहीं होता है जब मतलब कॉन्ट्रडिक्शन टू ग्रेच्युटी हम करते हैं, तो उस समय पेंशन वर्ड का यूज होता है। तो पेंशन का डेफिनेशन में ग्रेच्युटी इंक्लूड होता है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह का भी आ जाता है, लेकिन डियरनेस रिलीफ इंक्लूड नहीं होता है पेंशन में। पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी कौन होता है एज पर पेंशन रूल? एक तो जो रिजर्व बैंक के जितने भी बैंक हैं, सेलेक्ट बैंक्स सेलेक्टेड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, जो भी मतलब बैंक है आरबीआई के, चाहे नेशनलाइज्ड है, चाहे जो भी बैंक है, जो आरबीआई के कंसल्टेशन में जिसको मतलब सेलेक्ट किया गया है, तो वो सारे बैंक जो है पेंशन अथॉरिटी है। फिर पोस्ट ऑफिस से भी पेंशन दिया जाता है। फिर ट्रेजरी, ट्रेजरी हम लोग कहते हैं, ट्रेजरी इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी, ट्रेजरी में सब ट्रेजरी भी इंक्लूड होता है। तो ये सब पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी होता है, मतलब यहाँ यहाँ से पेंशन मिलता है, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, ट्रेजरी ऑफिस जिसमें सब ट्रेजरी भी होता है। अब है कि, और अकाउंट ऑफिसर, किसी जो अकाउंट ऑफिसर से भी डायरेक्ट मिलता है। अब है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है पेंशन, सर्विस ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एज एडमिसिबल। पेंशन आता है रिटायरमेंट बेनिफिट में, सर्विस ग्रेचुइटी आता है, या रिटायरमेंट ग्रेचुइटी आता है। तो सर्विस ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जो हम ग्रेचुइटी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ लोगों को दोनों मिलता है, कुछ लोगों को कोई एक मिलता है, और वो ये डिटेल्स में हम बताएंगे ग्रेचुइटी में। ट्रेजरी का में इंक्लूड होता है सब ट्रेजरी भी, कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता। तो इस तरह से जो है ये जो है डिफिनेशंस हैं। अब है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका कि मतलब
ट्रांसफर हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट टू विच दिस रूल्स नॉट अप्लाई, जहां पे ये रूल अप्लीकेबल नहीं है वहां पे इसका उनका ट्रांसफर हो गया है। मीन्स ऐसे डिपार्टमेंट से जहां पे पेंशन रूल्स अप्लीकेबल है, मैं शॉर्ट में पेंशन रूल इसको बोल रहा हूँ, और दूसरे डिपार्टमेंट जहां पे पेंशन रूल्स अप्लीकेबल नहीं है, यदि वहां उनका ट्रांसफर हो जाता है तो उस केस में क्या करना है? उस केस में ये है कि मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये ऑप्शनल है, ये ओपन टू हिम, उनके लिए ऑप्शंस है कि विद इन 6 मंथ जो है वो लिख कर दे दे, इलेक्ट कर ले कि कौन सा वो इलेक्ट टू बी गवर्न्ड बाय द पेंशन रूल्स टू विच ही वाज सब्जेक्ट इमीडिएटली बिफोर, मतलब ट्रांसफर से पहले जिस गवर्नमेंट में थे, उसी जिस डिपार्टमेंट में थे उस डिपार्टमेंट में जो रूल अप्लीकेबल है वही रूल जो है वो चाहता है ऑप्ट करना, तो वो दे देगा यदि परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है तो, ऑन हिज परमानेंट ट्रांसफर दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट में हो रहा है। और इसमें मतलब दिया हुआ है कि 6 मंथ्स कब से होगा, तो 6 मंथ्स जब से वो या तो छुट्टी लेगा या मतलब इस तरह का, इफ यू लीव ऑन दैट डे, यदि छुट्टी जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस दिन छुट्टी पे है, तो उस केस में जो है रिटर्न फ्रॉम लीव विद इन 6 मंथ्स ऑफ हिज रिटर्न, मतलब छुट्टी से लौट के जब आएगा उससे 6 महीने के अंदर जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, और एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो वो फाइनल होगा। ये कुछ खास नहीं था ये तो, लेकिन फिर भी रूल है तो मैं बता दिया आप लोगों को। अब लिमिटेशंस है नंबर ऑफ पेंशंस, कि मतलब पेंशन जो है वो कितना किसी को मिल सकता है, उसका क्या लिमिटेशंस हो सकता है। तो ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 2 पेंशन नहीं ले सकता है, लेकिन 2 पेंशन कौन सा? इन द सेम सर्विस, मतलब एक ही सर्विस के लिए या एक ही पोस्ट के लिए, एक ही पोस्ट के लिए, एक ही सर्विस के लिए एट द सेम टाइम, मतलब एक समय में जो सर्विस किया गया है बाय द सेम कंटिन्यूस सर्विस के लिए 2 पेंशन नहीं मिल सकता है। जैसे कि एक ही सर्विस में यहाँ पे 15 साल कर लिया, अगली बार जो है वो 10 साल कर लिया, 25 साल का सर्विस हो गया, तो कहेगा 15 साल का यहाँ भी मिल जाए, 10 साल का यहाँ भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब एक्सप्लेनेशन है कि यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीएसयूज या ऐसे ऑटोनोमस बॉडीज से वो आता है और ज्वाइन कर रहा है, ऐसा गवर्नमेंट में ज्वाइन कर रहा है जहां पे प्रॉपर परमिशन से ज्वाइन कर रहा है, जहां पे रूल अप्लीकेबल है, तो उस केस में क्या होता है कि पीएसयू से जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे हैं, तो उस केस में रिजाइन करना पड़ता है, उस पोस्ट को रिजाइन क्लियरली इंडिकेट्स दैट द एम्प्लॉय इज रिजाइनिंग टू द पोस्ट इन गवर्नमेंट विथ प्रॉपर परमिशन। जैसे बैंक्स वगैरह से या पीएसयू से, ऑटोनोमस बॉडीज से जो लोग यदि गवर्नमेंट में आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसे रिजाइन करने के बाद आना होगा। दूसरा है कि सर्विस रेंडर, यदि यदि कोई पेंशन उनको मिलना है, और मतलब ये उस संदर्भ में है कि जैसे कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीएसयू में डेपुटेशन पे गया, जिसको कि फॉरेन डेपुटेशन कहते हैं, तो उस केस में यदि कोई जितना सर्विस उसने वहां दिया है, तो उस सर्विस का जो पेंशन है, वो पेंशन जो है वो उस पीएसयूज के द्वारा ही मतलब बियर किया जाएगा, मतलब देयर शैल बी नो लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स पेंशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द ऑटोनोमस बॉडी। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी उतने दिनों की सर्विस के लिए जितने दिन उन्होंने फॉरेन सर्विस में बिताया है, तो वो पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी ही बियर करेगा, कहने का मतलब ये। अब सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, पेंशन जो है, पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, दोनों जो है, पेंशन या फैमिली पेंशन, आप लोग
आप लोग फैमिली पेंशन और पेंशन वर्ड से परिचित होंगे, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स हैं। तो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी जो है वो पेंशन विथहोल्ड कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, या तो परमानेंटली और या स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लेकिन उसे राइटिंग में जो है ऑर्डर देना होगा। ऐसा नहीं कि ओरली जो है बोल दिया। लेकिन किस केस में? यदि कोई व्यक्ति सीरियस क्राइम में कन्विक्टेड हो और या ग्रेव मिसकंडक्ट में जो है गिल्टी पाया गया। आप पढ़ेंगे कि मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम में यदि कोई केस चल रहा है तो उस केस में पेंशन वगैरह तो मिल ही जाता है, लेकिन जब कोई इस तरह का पेनल्टी मिल जाता है तो फिर उससे पेंशन विथहोल्ड किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कि मैक्सिमम पेंशन कितना विथहोल्ड किया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम 40% ऑफ द पेंशन विथहोल्ड किया जाता है। जब 40% मैं कह रहा हूं तो वो पेंशन का 40% कह रहा हूं। तो पेंशन का 40% विथहोल्ड किया जा सकता है, एग्जाम में कभी पूछा जाता है। और मिनिमम कितना पेंशन हो सकता है? मिनिमम पेंशन जो है वो आपको पता है कि 9,000 उससे कम नहीं हो सकता है। जो रूल 44 में लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ पेंशन विथहेल्ड और विथड्रॉन, द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शैल नॉट रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम पेंशन अंडर रूल 44। मिनिमम पेंशन 9,000 हो सकता है, लेकिन 40% से ज्यादा विथहोल्ड नहीं कर सकते। अब कोई पेंशनर जो है वो क्राइम कोर्ट ऑफ लॉ से मतलब कन्विक्ट हुआ, सीरियस क्राइम, तो उस केस में जो है इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट रिलेटिंग टू सच कन्विक्शन। अब कोर्ट का भी जजमेंट होता है कि ये पेंशनर है तो इनका पेंशन रोक दिया जाए, तो कोर्ट के जजमेंट को भी देखा जाता है। और यदि कोई पेंशनर ग्रेव मिस कंडक्ट में है, ही शैल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, तो इसमें तो टाइमलाइन की बात किया गया है कि यदि किसी को मतलब इस तरह का किसी के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है तो उससे जो है मतलब इट इज प्रपोज टू बी टेकन और कॉलिंग अपॉन हिम एंड सबमिट विद इन 15 days of the receipt of the notice for such a further time not exceeding 15 days, मीन्स उसे जो है वो उस एक्शन के लिए जो है उसे नोटिस दिया जाएगा और पेंशनर्स को 15 दिन का टाइम होता है कि वो उस नोटिस का रिप्रेजेंटेशन दे जैसे कि वो चाहता हो। ये 15 डेज का टाइमलाइन की बात कर रहा है इस रूल में कि किसी का पेंशन मतलब किसी पेंशनर्स के अगेंस्ट यदि एक्शन लिया जा रहा है तो वो पेंशनर्स को बताया जाएगा और पेंशनर जो है वो 15 दिन के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि उस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया जाएगा और कंसीडर करने के बाद जो है फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। अब विथहोल्ड और विथड्रॉ पेंशन किसके पास पावर है? तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, विथहोल्ड करने का पावर। चाहे वो पार्टली हो, चाहे वो फुल हो, चाहे परमानेंटली हो, चाहे कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो, या रिकवरी किया गया हो पेंशन या ग्रेचुइटी से होल या पार्ट में, मतलब कोई भी पिक्योनरी लॉस यदि पेंशनर्स को हो रहा है तो उसके लिए प्रेसिडेंट ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो लेकिन इस केस में जो है यूपीएससी जो है वो यूपीएससी से कंसल्टेशन किया जाएगा बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर आर पास्ड।
मतलब किसी तरह का पेंशन विथहोल्ड करने से पहले जो है वो यूपीएससी से कंसल्टेशन किया जाएगा। बिना यूपीएससी से कंसल्ट किए हुए ये ऐसा नहीं कर सकते। अब बिलो द अमाउंट तो मैं बोला रूल 44 में लिखा हुआ है कि मिनिमम पेंशन कितना हो सकता है, तो 2016 से 1/1/2016 से 9000 हो सकता है, 9000 प्लस डीए, मतलब 9000 फैमिली पेंशन या पेंशन का बेसिक उससे कम नहीं हो सकता है। 9000 का इसलिए है इसका थ्योरी, क्योंकि जो मिनिमम बेसिक पे है एज पर 7th पे कमीशन वो 18000 है, और 18000 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स उससे कम नहीं हो सकता है, मीन्स 9000। अब जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर कब होंगे, रिटायरमेंट कैसे डिसाइड होगा कि किस तारीख को गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होंगे। तो रिटायरमेंट का ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो उसके डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है कि जिस महीने डेट ऑफ बर्थ है, जिस मंथ में, यदि डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख से ज्यादा है, डेट ऑफ बर्थ यदि 2 से लेकर लास्ट दिन तक है, तो वो जिस महीने में 60 इयर्स पूरा करेगा उसी में रिटायर करेगा। कहने का मतलब किसी का यदि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1954 है, मान लीजिए, मतलब पहली तारीख को यदि डेट ऑफ बर्थ रहता है तो उस केस में वह पिछले महीने ही रिटायर हो जाता है। और यदि 2 तारीख से लेकर लास्ट तारीख तक होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 साल जिस उस महीने की लास्ट तारीख को रिटायर करता है। तो इस तरह का जैसे 2 जनवरी का है तो उस केस में 60 इयर्स हम काउंट करेंगे 1954 से, तो 60 इयर्स ये पूरा करेंगे 2014 में। तो जो 2014 के, चूंकि जनवरी में इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रिटायर करेंगे लास्ट जनवरी मीन्स 31 जनवरी 2014 को। लेकिन इसमें, और ये आफ्टरनून से रिटायर करेंगे, लेकिन जब आप उसकी वीआरएस की बात करते हैं तो इसमें फोरनून से होता है। अब है किसी का यदि डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1954, तो 1 जनवरी 1954 के केस में क्या है कि ये पहले महीने मतलब जनवरी में ना रिटायर करके इससे पहले महीने दिसंबर में ही रिटायर कर जाएंगे, दिसंबर के लास्ट डेट तो ये 31 दिसंबर 2013, जनवरी है, जनवरी से पहले दिसंबर, और ये जो 60 साल जो है 2014 में पूरा कर रहे हैं, जनवरी 14 में करेंगे पूरा, लेकिन ये दिसंबर 13 में ही रिटायर कर जाएंगे। तो ये रिटायरमेंट का ये डेट डेट है, जो ये फर्स्ट ऑफ द मंथ है, तो आफ्टरनून से रिटायर करेंगे, आफ्टरनून ऑफ 31 दिसंबर 2013 रिटायर कर जाते हैं। और ये भी है कि द डे ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस इज ट्रीटेड एज वर्किंग डे, मीन्स वह पूरा दिन जो है वर्किंग डे काउंट किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति लास्ट डे को रिटायर किया, 31 दिसंबर 2013 को रिटायर किया, 31 दिसंबर को ही उसका रिटायरमेंट के बाद घर जाते हुए उसका डेथ हो गया, तो उस केस में क्या होगा? यदि 5:30 बजे रिटायर किया, वैलिडिटी फंक्शन हुआ, इसके बाद वो
फंक्शन से घर गया, वहां पार्टी वार्टी किया और इसके बाद उसका डेथ हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि 12 बजे रात से पहले यदि डेथ हुआ है तो उस केस में उसे सारा बेनिफिट मिलेगा, जो बेनिफिट एक वर्किंग एम्प्लॉय को मिलता है, बिकॉज वो वर्किंग डे होता है, पूरा पूरा वर्किंग डे होता है 12 बजे रात तक। अब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि ड्यूटी से एब्सेंट था, वॉज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन लीव और अदरवाइज छुट्टी पे था और सस्पेंशन में था, तो डे ऑफ रिटायरमेंट या डे ऑफ डेथ जो भी केस हो, तो वो लीव और सस्पेंशन का ही पार्ट होगा। मीन्स वो डे और डेट जो है, डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ डेथ जो है वो लीव में और सस्पेंशन में गिना जाएगा। अब है कि रेलिक्विशमेंट ऑफ चार्ज ऑन हॉलीडे, ये है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि रिटायर हो रहा है और जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन हॉलीडे है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है कि इवन इफ इट हैपेंस टू बी क्लोज हॉलीडे, यदि क्लोज हॉलीडे भी है तब भी चार्ज जो है उसी दिन आफ्टरनून में वो चार्ज रिलीज करेगा। लेकिन इसमें है कि जरूरी नहीं है कि ऑफिसर जो है फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी इंसिस्टेड। फिजिकल प्रेजेंस ऑफिस में ना हो, वो साइन करके अपना भिजवा देगा तो वो चार्ज 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 रिलिंक्विशमेंट हो जाएगा। कुहू नो प्लीज। रेगुलेशन ऑफ क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन। अब है कि ये क्लेम का क्या कौन सा डेट होगा, मतलब किस डेट से डिसाइड होगा, कोई रूल किस डेट पे लागू होगा? यदि पेंशन कोई क्लेम कर रहा है तो उस केस में क्या है कि ऑन द डेट ऑन विच एम्प्लॉय सीजेस टू बी गवर्नमेंट इन सर्विस ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ। मीन्स रिटायरमेंट के डेट या डेथ के डेट तक जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उस दिन जो मतलब इन एग्जिस्टेंस होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस पेंशन या फैमिली पेंशन क्लेम किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है 31 दिसंबर को रिटायर कर गया और 1 जनवरी से जो है वो रूल इम्प्लीमेंट, तो 31 दिसंबर 2003 को जो रूल लागू है, इम्प्लीमेंट है, उसी से वो रेगुलेट होंगे, उसी पे वो क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया लिमिटेशंस ऑफ पेंशंस पावर्स। अब है कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट। कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उसके लिए क्या है? कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट होता है कि गवर्नमेंट, पीएसयूज, मतलब अदर देन गवर्नमेंट, स्टेट्यूटरी बॉडीज, पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट, इनके अलावे यदि कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन करता है, उस सर्विस में इंडक्ट होता है, तो उसका क्या रूल है? तो ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्विस के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये रूल है कि विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यदि वो कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं तो उसे उन्हें प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा। मीन्स गवर्नमेंट की स्वीकृति के बिना रिटायरमेंट के 1 वर्ष के अंदर वो कहीं कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता, मीन्स प्राइवेट में नहीं ले सकता है। और यदि इस तरह का एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये क्या है ना कि 1 साल के अंदर जो है, मतलब पहले तो 2 साल था ये, अब ये 1 साल हो गया है ग्रुप ए के केस में। इस केस में क्या होता है कि
मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह के साथ डाइल्यूशन का खतरा रहता है, इसलिए मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 साल के अंदर सर्विस के लिए प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होती है। अब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि ऐसा नहीं करता है, प्रीवियस सैंक्शन नहीं लेता है और वो ज्वाइन कर लेता है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट के पास रूल के तहत पावर दिया गया कि होल या पार्ट ऑफ पेंशन उसका रोका जा सकता है। दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर अ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर एकदम मना किया गया है कि बिना जो है, बिना परमिशन के एनी गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर सैंक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन से भारत से बाहर तो बिना परमिशन के नहीं ले सकता है। और यदि फॉरेन गवर्नमेंट में ये लेते हैं बिना प्रायर परमिशन के, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यदि फॉरेन गवर्नमेंट में कोई सर्विस एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, तो नो पेंशन इज पेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच अपॉइंटमेंट। कोई पेंशन नहीं मिलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज मे बी ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब विदाउट सैंक्शन यदि लेते हैं, विदाउट प्रायर परमिशन, बिना प्रायर अनुमति के, पूर्व अनुमति के यदि वो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट लेते हैं, तो उस ड्यूरिंग पेंशन, ड्यूरिंग सर्विस, फॉरेन सर्विस कोई पेंशन पेबल नहीं होगा, या गवर्नमेंट यदि डिसाइड करे तो बाद में भी नहीं होगा। इस तरह का यदि ऑर्डर गवर्नमेंट इशू करता है, तो फॉरेन के लिए जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट के लिए बिना प्रायर परमिशन के नहीं ले सकता है अपॉइंटमेंट। इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, 1 साल या 2 साल कुछ भी। इफ द एम्प्लॉयमेंट इज टेकन विदाउट प्रायर सैंक्शन ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के दौरान यदि कोई जो है एम्प्लॉयमेंट लेता है विथ प्रायर सैंक्शन, तो उस केस में आगे परमिशन की जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद फिर परमिशन की जरूरत नहीं है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट की। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट क्या होता है? लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ऐसा लीव होता है जो मतलब रिटायरमेंट तक चलता है, द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक उसका ड्यूरेशन होता है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो ये लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट होता है। मतलब उस केस में लीव, ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट यदि उसने कहीं एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लिया और स्वीकृति लेकर, तो फिर बाद में लेने की जरूरत नहीं है रिटायरमेंट के बाद। अब एक क्वालिफाइंग सर्विस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है कि मतलब कौन कौन सा सर्विस जो है क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, क्योंकि पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस देखा जाता है, पेंशन ग्रेच्युटी के लिए भी। तो पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए क्वालिफाइंग सर्विस देखा जाता है, काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो कुछ सर्विस होते हैं जो कैलकुलेट नहीं होते हैं, तो उसको माइनस कर दिया जाता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस होता है। तो क्वालिफाइंग सर्विस होता है जब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, फर्स्ट ज्वाइनिंग जो होता है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब होता है परमानेंट कैपेसिटी, तो वहां से लेकर रिटायरमेंट तक का सर्विस काउंट होता है। अब इसमें यह है कि कहेंगे परमानेंट कैपेसिटी, तो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुरू में ज्वाइन करते हैं वो परमानेंट कैपेसिटी नहीं होता है, ऑन प्रोबेशन होता है। तो यस, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यदि टेम्पोररी सर्विस फॉलोड बाय कंफर्मेशन विदाउट इंटरप्शन, तो बिना इंटरप्शन के यदि टेम्पोररी सर्विस कंटिन्यू हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, तो वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। अब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो सर्विस यदि क्वालिफाई नहीं होगा unless his duties and pay are regulated by the central government, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो ड्यूटीज और पे रेगुलेट नहीं होगा तब तक वो सर्विस काउंट नहीं होगा। अब है कि
लेकिन यदि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई डेपुटेशन पे अपॉइंट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और फिर ट्रांसफर परमानेंटली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है डेपुटेशन पे, और फिर यहाँ परमानेंटली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, मीन्स एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर्ड बाय हिम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विल क्वालिफाई। तो स्टेट गवर्नमेंट में यदि उसने सर्विस किया है तो वो भी जो है वो भी काउंट होता है। अब है कि पीरियड्स काउंटिंग एज क्वालिफाइंग सर्विस और क्या क्या होता है, ये मतलब अलग अलग क्लॉज में दिया हुआ है कि कौन कौन सा सर्विस काउंट होगा। ड्यूटी एंड पीरियड्स ट्रीटेड एज ड्यूटी, ये काउंट होगा। सभी तरह के लीव काउंट होंगे क्वालिफाइंग सर्विस में, लेकिन लीव विथ लीव सैलरी हो, विदाउट लीव सैलरी नहीं हो। जैसे आप लोग बताएंगे कौन सा लीव है जो विदाउट लीव सैलरी होता है, उसका नाम ही है EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का भी थोड़ा वो है, जब पढ़ेंगे हम EOL तो उसमें बताएंगे कि EOL भी हर तरह के EOL जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस, ऐसा नहीं होगा कि हर तरह का EOL क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है। कुछ ऐसे EOL जो मतलब ये नीचे हम पढ़ेंगे, जो एजुकेशन पर्पस के लिए लिया जाता है तो वो काउंट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस काउंट किया जाता है क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। अब EOL मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ हो या मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना हो, और वो दिया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन और प्रोसिक्यूशन, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज। सिविल कमोशन होता है कि मतलब इस तरह का सिविल वार हो गया या किस तरह का ऐसा दंगा हो गया जिस वजह से वो फंस गया और वो ज्वाइन नहीं कर रहा, उसकी छुट्टी खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि EOL उस वजह से दिया गया है तो वो पीरियड काउंट होगा। या वो हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए दिया जाता है EOL, किसी केस में देना पड़ जाता है, जैसे छुट्टियां खत्म हो गई, इसके बाद भी वो पास नहीं कर पाया, तो फिर EOL देके और उसके पास छुट्टी नहीं बची है, तो इस केस में यदि EOL दिया गया है विथ या विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट तो उस केस में वो काउंट होगा, और उसके लिए कोई सैंक्शन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, विदाउट एन एक्सप्रेस सैंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बारीकी है, आप लोग याद रखिएगा। विथ हो या विदाउट मेडिकल हो तो दो केस में, सिविल कमीशन हो या हायर स्टडीज के लिए, साइंटिफिक स्टडीज, टेक्निकल स्टडीज के लिए पूरा करने के लिए जाता है। अब एक प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग फॉलोड बाय इमीडिएटली अपॉइंटमेंट C और D इम्प्लाइज। अब D तो है नहीं, अब तो C इम्प्लाइज है, तो प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग जो जरूरी होता है नौकरी के लिए, जिसको मैंडेटरी ट्रेनिंग कहते हैं, तो वो ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होता है क्वालिफाइंग सर्विस का। प्रोबेशनर्स का सर्विस भी काउंट होता है, जो मैंने बताया कंफर्मेशन, जैसे 2 साल के प्रोबेशन पे होते हैं सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बाद में परमानेंट हो जाता है, तो ये 2 साल का सर्विस भी जो है वो काउंट होता है, लेकिन इंटरप्शन ऑफ सर्विस नहीं हो बीच में, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और सर्विस एज SAS अप्रेंटिस, SAS अप्रेंटिस का जो है सर्विस भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होता है। SAS अप्रेंटिस क्या होता है कि CGTA वगैरह में ये पोस्ट होते हैं, जो अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट होता है, असिस्टेंट डबल AO जो कहते हैं, असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर। इससे पहले डबल AO वगैरह से पहले जो है SSC जो बहाली वैकेंसी निकाली थी SAS अप्रेंटिस करके एक बार 2010 में, तो SAS अप्रेंटिस वही लोग होते हैं। तो ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप ये जो है सर्विस काउंट होता है। सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी। हाँ, अब किसी के अगेंस्ट
यदि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा, तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी के केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर जाता है ताकि वो इंक्वायरी में बाधा न पहुंचाए, या उसका ट्रांसफर भी किया जाता है किसी। तो उस केस में क्या होता है कि वो सस्पेंशन का जो पीरियड होता है, सस्पेंशन 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या जो भी है, मतलब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बढ़ा भी सकती है उसको। तो वो सस्पेंशन का टाइम भी काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस होगा। किस उसमें शर्त है, यदि माइनर पेनल्टी, यदि डी जो है, डी का रिजल्ट आया माइनर पेनल्टी, यदि माइनर पेनल्टी इम्पोज किया गया है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद, तो दैट पीरियड ऑफ सस्पेंशन जो है वो काउंट होगा, वो पीरियड जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस कहलाएगा। दूसरा, यदि मेजर पेनल्टी होता है, सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी या अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इंक्लूडिंग सस्पेंशन, तो उस केस में जो है रीस्टेटिंग ऑथोरिटी जो है, जैसे ड्यूटी से एब्सेंट है कोई आदमी, ये तो पेनल्टी तो समझ गया, माइनर इंक्वायर, माइनर, ये डी के बाद यदि मेजर पेनल्टी दिया गया, तो सस्पेंशन के बाद यदि मेजर पेनल्टी इशू हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि रीइंस्टेटिंग ऑर्डर जो है, मतलब जो कंपिटेंट ऑथोरिटी है, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सस्पेंशन काउंट होगा या नहीं, वो डिसाइड होगा। दूसरा, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी में से एब्सेंस होके वो फिर से ज्वाइन कर रहा है, तो जो रीइंस्टेटिंग ऑथोरिटी है वो डिसाइड करेंगे कि इनका वो जो एब्सेंट का पीरियड है वो काउंट होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से जो है मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग सर्विस कौन कौन सा होता है। अब है कि कुछ पीरियड ऐसे हैं जो कि काउंट नहीं होते हैं। कौन सा पीरियड है? नॉट क्वालिफाई का पीरियड होता है। तो जो 18 ईयर्स सर्विस होता है, 18 साल से, आपको पता है कि 18 ईयर्स में गवर्नमेंट सर्विस लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे सर्विस है, कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें 18 ईयर से पहले भी लोग ज्वाइन करते हैं। तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में ये होता है कि जो सर्विस 18 ईयर्स से पहले उन्होंने किया है, जैसे किसी का कंपेशनेट अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो 18 ईयर्स से पहले का सर्विस उस केस में काउंट नहीं किया जाएगा। सर्विस एज अप्रेंटिस एक्सेप्ट एसएएस अप्रेंटिस, अप्रेंटिसशिप जो है वो काउंट नहीं होता है। अप्रेंटिस का जो सर्विस है वो एक्सेप्ट एसएएस, एसएएस अप्रेंटिस के अलावा कोई भी अप्रेंटिसशिप काउंट नहीं होता है। तीसरा है कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस ट्रीटेड एज डाइज नॉन, डाइज नॉन का पीरियड भी काउंट नहीं होता है। डाइज नॉन, डाइज नॉन मैंने बताया क्या होता है, यदि कोई अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है तो वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गया। अब अनऑथराइज्ड एब्सेंस जो है वो ब्रेक एंड सर्विस भी हो सकता है, मतलब सर्विस ब्रेक हो सकता है। तो सर्विस ब्रेक यदि हो गया है तो इस सर्विस को जोड़ने के लिए डाइज नॉन दिया जाता है, इसको कहते हैं डाइज नॉन। तो ये डाइज नॉन भी काउंट नहीं होता है क्योंकि ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, बिना परमिशन के छुट्टी जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस कहलाता है, और ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस को
ब्रेक एंड सर्विस से बचाने के लिए, मतलब सर्विस का ब्रेक ना हो, तो उसके लिए डाइज बन जाता है। ओवर स्टेल ऑफ लीव और ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलाइज्ड एज लीव विथ लीव सैलरी। तो और दूसरा है कि ओवर स्टेल ऑफ लीव, मतलब किसी ने छुट्टी ले लिया और छुट्टी लेने के बाद जो है वो छुट्टी से ज्यादा जो है वो रहा, तो इसको कहते हैं ओवर स्टे, ओवर स्टेल ऑफ लीव। तो ओवर स्टेल ऑफ लीव के केस में जो है यदि वो रेगुलराइज नहीं किया गया है पीरियड, तो उस केस में भी उसे उस केस में भी उसको नहीं दिया जाएगा, वो उस पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। अब है कि यूएल विदाउट एमसी, यूएल है वो विदाउट एमसी है। एमसी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ऊपर जो हमने कंडीशन बताया, या तो सिविल कॉमोशन के केस में, या तो हायर टेक्निकल स्टडी साइंटिफिक स्टडीज के केस में, इन दोनों को छोड़ के यदि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट यूएल दिया जाता है तो वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। और सस्पेंशन फॉलोड बाय, मैंने बताया कि यदि सस्पेंशन के बाद मेजर पेनल्टी दी गई है और रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर कर दिया है कि शैल नॉट काउंट, ये रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि क्वालिफाइंग सर्विस होगा कि नहीं। मीन्स मेजर पेनल्टी यदि दिया गया है तो वो रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी पे ही निर्भर करता है। डीई के बाद मेजर पेनल्टी के केस में भी सस्पेंशन जो है वो काउंट नहीं किया जाता है क्वालिफाइंग सर्विस में। लेकिन यदि माइनर पेनल्टी है तो माइनर पेनल्टी के केस में क्वालिफाइंग सस्पेंशन जो है वो काउंट होगा क्वालिफाइंग सर्विस में। अब क्वालिफाइंग सर्विस कैसे काउंट किया जाता है? क्वालिफाइंग सर्विस के लिए जो है वो काउंटिंग का जो तरीका है वो 6 मंथली पीरियड में काउंट किया जाता है। 6 मंथली पीरियड। अब 6 मंथली पीरियड मतलब एसएमपी, शॉर्ट में एसएमपी कहते हैं। एसएमपी में ये होता है कि 3 मंथ्स या उससे ज्यादा, तो 1 एसएमपी होता है। यदि मैं ऐसे देख लेता हूं, जैसे 9 मंथ्स है, सॉरी 9 ईयर्स है, 8 मंथ्स है और 29 डेज है, तो ये कितना एसएमपी होगा? अब देख लीजिए। तो 9 ईयर्स 18 एसएमपी हो गया, 9 दूना 18, और 8 महीने 29 डेज है। तो मैंने बताया 3 मंथ से ज्यादा जो है वो 3 मंथ्स या उससे ज्यादा होगा तो 1 एसएमपी होगा। 3 मंथ्स मिनिमम होना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि 8 मंथ्स में मतलब 6 मंथ्स तो है, एक एसएमपी तो यहाँ पूरा हो रहा है, प्लस जो है ये 2 मंथ्स 29 डेज है। 2 मंथ्स 29 डेज है, मीन्स 2 मंथ्स 29 डेज लेस देन 3 मंथ्स है, तो ये एक एसएमपी नहीं होगा। 6 एसएम, ये 1 एसएमपी हो गया, प्लस ये 0 हो जाएगा। तो 9 गुना 2 18 एसएमपी ये हो गया, और 18 एक 19 एसएमपी हो जाएगा ये। लेकिन यही यदि 9 ईयर्स और 9 मंथ्स होता, तो इस केस में ये 9 ईयर्स जो है 9 × 2 प्लस यहाँ 9 मंथ्स जो है वो 2 एसएमपी हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, 3 मंथ्स को हम 1 एसएमपी मानते हैं। तो 9 दूना 18, 2 20 एसएमपी हो जाएगा।
तो ये क्वालिफाइंग सर्विस काउंट करने का तरीका है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है उसको घटा लिया जाता है। तो बाकी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे ही ग्रेजुटी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, इसलिए क्वालिफाइंग सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब है कि जो सर्विस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में यदि किसी ने सर्विस किया है, तो 31 दिसंबर 2003 से पहले ये किसी ने स्टेट गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया हो एंड हु इज परमानेंटली ट्रांसफर टू सर्विस टू दिस पोस्ट, तो उसका भी वो सर्विस काउंट होगा। स्टेट गवर्नमेंट में वो पेंशनेबल सर्विस में था और 2003 के बाद जो है ट्रांसफर हुआ है, तो वो सर्विस भी काउंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का वो सर्विस काउंट होगा, क्योंकि वो पेंशन कंटिन्यू हो जाएगा। और ऑटोनोमस बॉडीज के केस में क्या होता है, ऑटोनोमस बॉडीज के केस में ऑटोनोमस बॉडी से रिजिग्नेशन दिया जाता है और वो जो है सर्विस रेंडर्ड अंडर द सेड ऑटोनोमस बॉडीज इज एन ऑफिशिएटिंग और टेम्पोररी इन एन ऑफिशिएटिंग और टेम्पोररी और सब्सटेंटिव कैपेसिटी सेल्फ क्वालिफाई। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑटोनोमस बॉडीज में 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अपॉइंट किया, इनिशियली अपॉइंट किया गया था। अब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी हो और उसके नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो सिमिलर टू दीज रूल्स, मीन्स इसी तरह का सीसीएस पेंशन के तरह का ही जो है सीसीएस पेंशन रूल लागू होगा और बाद में जो है प्रॉपर परमिशन के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन करता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑटोनोमस बॉडी, तो वो सर्विस भी जो है काउंट होगा। क्योंकि वहां पे जो है कोई पेंशन, मतलब ऐसे ऑटोनोमस बॉडीज या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जहां की नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन हो, इसी तरह का नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन लागू है पीएसयूज में और ऑटोनोमस बॉडीज में। तो ऐसे पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी से यदि ट्रांसफर होता है 2003 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि, तो ये पीएसयू सेंट्रल या स्टेट का है, तो उसको भी ये वो भी सर्विस क्वालिफाई होगा उसका, वो सर्विस, क्योंकि पेंशन लागू होता है उस पर। अब काउंटिंग ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पोररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबर्स, कैजुअल लेबर्स, कैजुअल लेबर जो टेम्पोररी स्टेटस में जो है यदि काम किया हो 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले और बाद में इसका सर्विस यदि रेगुलराइज किया गया। आप जानते हैं कि कुछ कैजुअल लेबर्स वगैरह होते हैं जिसको परमानेंट नौकरी मिल जाती है, मतलब रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है, तो वो भी उस ऐसे कैजुअल लेबर्स जिसका मतलब 31 दिसंबर 3 या 2003 से पहले का सर्विस किया हुआ है टेम्पोररी स्टेटस में और उसको बाद में वो रेगुलराइज कर दिया गया, तो वो सर्विस भी काउंट होगा। तो 2003 से पहले भले ही उसको कैजुअल लेबर था टेम्पोररी बेस पे, लेकिन वो सर्विस काउंट होगा और उससे भी पेंशन मिलेगा। अब काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट हुआ 2003 से पहले,
और फिर जो है वो 2003 के बाद ऑन सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड ऑन और बिफोर सेम पोस्ट, सेम और अनदर पोस्ट परमानेंट कैपेसिटी नहीं, 31 दिसंबर 2003 से पहले कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि सेम पोस्ट परमानेंट कैपेसिटी पे यदि अपॉइंट हो जाता है और उससे पहले का उसका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है वो उसके बदले वो रिफंड नहीं चाहता है सीपीएफ वगैरह से, उसे ऑप्शन होता है कि रिफंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूटरी फंड विथ इंटरेस्ट दे आर ऑन इंक्लूडिंग इन एनी कॉम्पेंसेशन। तो इस केस में भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट होगा, लेकिन इस केस में क्या है कि 2003 से पहले ही जो है 31 दिसंबर 2003 से पहले ही उसका कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से वो रेगुलर पोस्ट में आ गया हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के बाद जो है उसे उसी पोस्ट पे उसी सर्विस में परमानेंट कर लिया गया, लेकिन ये जो है ये कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2003 है। तो उस केस में क्या है कि कुछ कंट्रीब्यूटरी पेंशन वाला फंड होता है जिसमें कि उसको पैसा जमा करना होगा, यदि वो पैसा जमा कर दे तो उसे ये रिफंड कर दें तो उस केस में उसे वो क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगा, मतलब या तो उस क्वालिफाइंग सर्विस को काउंट करा ले या तो उसके बदले जो है वो सीपीएफ का पैसा ले ले, कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोविडेंट फंड का। तो दोनों में से कोई एक चीज होता है। अब काउंटिंग ऑफ प्री मिलिट्री सर्विस और मिलिट्री सर्विस, प्री मिलिट्री सर्विस और मिलिट्री सर्विस क्या होता है? इन द केस ऑफ री एम्प्लॉयड सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसे आप जानते हैं कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इनका री एम्प्लॉयमेंट होता है, 10% का कोटा होता है री एम्प्लॉयमेंट का। तो प्री रिटायरमेंट सिविल और मिलिट्री सर्विस जो है वो काउंट होता है, लेकिन उसमें सर्टेन कंडीशंस होता है, क्योंकि पहले वो पेंशन, पहले का भी वो पेंशन लेते रहते हैं, पहले का ग्रेचुइटी वो लिए रहते हैं, तो ये पेंशन ग्रेचुइटी ये सब जमा करना होता है, तब जो है इनका वो सर्विस काउंट होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, यही कंडीशन होता है। अब है कि एक रूल है कि हेड ऑफ ऑफिस एचओ की भूमिका बहुत होती है इसमें पेंशन रूल्स में। तो हेड ऑफ ऑफिस जो है वो अकाउंट ऑफिसर से कंसल्ट करके जो है आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस जो है वो सर्विस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, और अगेन 5 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट, या तो रिटायरमेंट से 5 साल पहले, 18 साल की सर्विस के बाद, और 5 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो सर्विस वेरिफिकेशन कराएगा, एंड वेरिफिकेशन डन अंडर दिस रूल से ट्रीटेड एज फाइनल एंड shall not reopened except under certain conditions। और सर्विस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को हेड ऑफ ऑफिस देगा। ये 18 साल की सर्विस के बाद या रिटायरमेंट से 5 साल की सर्विस से पहले जो सर्विस वेरिफिकेशन होगा, तो हेड ऑफ ऑफिस जो है वो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये इंटीमेट करेगा क्वालिफाइंग सर्विस। और मतलब ये जो सर्विस वेरिफिकेशन होता है, ये सर्विस वेरिफिकेशन लास्ट सर्विस वेरिफिकेशन होता है, ये बाद में फिर ओपन नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन में ओपन किया जाता है। गवर्नमेंट का तो पता ही ऐसे रूल बनाती है कि मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हो, उसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बिकॉज सर्टेन कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। तो ये है, मैं आगे आप लोगों को इसके आगे पेंशन रूल्स आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू, आप लोगों ने पेशेंस से सुना। पेंशन रूल्स थोड़ा ध्यान से सुनने का चीज है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन रूल्स क्या है कि आपको बार बार पढ़नी होगी, क्योंकि आप यदि बार बार नहीं पढ़ेंगे तो ये हम हमेशा यूज नहीं करते हैं, और हमेशा यूज नहीं करने की वजह से आप भूल जाएंगे। तो इन दैट केस जो है आप बार बार रूल्स को रिवाइज करें,
मेरी यही सलाह है कि रूल्स को बार-बार रिवाइज करें, जितनी बार रिवाइज कर सकें। फर्स्ट टाइम पढ़ने में टाइम लगता है, सेकंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अंडरलाइन कर लीजिए, आपको याद आ जाएंगी। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं रूल्स के, वो याद रखने, कुछ नॉर्मल चीजें भी भूल जाता है तो उसको भी थोड़ा सा पिन पॉइंट करना होता है। तो एक्सेप्शंस वाली चीजें जो है ज्यादा पूछ जाती है। जैसे पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था 7 CPC में ट्रांसपोर्ट अलायंस कब से लागू हुआ था। ट्रांसपोर्ट अलायंस का रूल्स जो है वो HRA और ट्रांसपोर्ट अलायंस बाद में लगाया गया था। तो ये एग्जाम में पूछ लिया गया था क्वेश्चन। तो इसमें कई लोगों ने गलतियां की थी। लोगों को लगा कि 1 जनवरी 2016 से ही हुआ था, लेकिन वो बाद में हुआ था। तो ये थोड़ा सा मतलब, या कुछ तो मिस्टेक्स एग्जाम में भी हो जाता है, एग्जाम फोबिया की वजह से या प्रेशर होने की वजह से। तो लेकिन बार बार यदि रूल्स आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सारे रूल्स हम हमेशा अप्लाई नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। थैंक यू। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, यदि आप लोगों को ये हेल्पफुल लगेगा तो